विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना है अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। क्या करना है? अधिकरण शब्द जैसे ही आएगा सबसे पहले आपने संविधान का भाग याद करना है। 14 क 14A पार्ट किस में है? अधिकरण 14A में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 323 क से 323 ख, 323 क से 323 ख, यानी 323A से लेकर 323B तक। क्लियर हो गया? फिर पूछेगा कब आया है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 द्वारा जोड़ा गया है इसको। क्या किसको? 14 क को, नया पार्ट है ना संविधान में, भाग पहले नहीं था। ये किसके बाद आया? 1976 में जुड़ा ये वाला 14 क। तो किस संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, और इसको बोलते हैं लघु संविधान। 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, न्यायिक अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है। कभी कभी इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो कैसे निकाय हैं? आंसर अर्ध न्यायिक। पूर्ण न्यायिक नहीं है। कैसे हैं? अर्ध न्यायिक निकाय हैं, जिनकी स्थापना का उद्देश्य किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायत एवं अर्ध न्यायिक विवादों का न्यून समय में समाधान करना और न्यायपालिका के बोझ को कम करना है। क्या है? न्यायपालिका के बोझ को कम करना। फिर जो मैंने आपको बताया कि आपने याद रखना, 42वें मूल संविधान में अधिकरण का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 14 क। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद जोड़े गए। आर्टिकल 323 क और 323 ख जोड़कर विशेष प्रावधान के द्वारा अधिकरणों का निर्माण किया गया। न्यायाधिकरण की शक्तियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सभी न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं, लेकिन सभी न्यायालय न्यायाधिकरण होते हैं। सभी न्यायालय न्यायाधिकरण होते हैं। अब कुछ जो मेन न्यायाधिकरण है उनके बारे में बता रहा हूं। तो पहला जो मेन न्यायाधिकरण है वह है प्रशासनिक अधिकरण। कौन सा? इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 323 क के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ तथा राज्यों के लोक सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सबसे पहले तो आर्टिकल याद रखना है आपने। कौन सा आर्टिकल? 323 क। कौन कर सकती है अधिकरणों का निर्माण? आंसर संसद कर सकती है। क्या जरूरत पड़ती है? संघ और राज्य के लोक सेवकों की सेवा शर्तों के संबंधित विवादों के निपटारे के लिए। किसके लिए? अरे भाई, लोक सेवक होते हैं संघ में, राज्य में भी लोक सेवक होते हैं, उनके भी विवाद, सेवा संबंधी या सेवा शर्तों से संबंधित कुछ विवाद होते होंगे, तो कहाँ जाएंगे? सीधे कोर्ट में थोड़े जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ट्रिब्यूनल में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? प्रशासनिक अधिकरण में जाएंगे। समझ में आ गया? तो संसद केंद्र सरकार के लिए पृथक तथा प्रत्येक राज्य के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों के लिए पृथक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए भी प्रावधान कर सकती है। क्या कर सकती है? इन अधिकारों का प्रयोग करके संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। यहाँ पे सन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? 1985 में पारित हुआ, जिसमें अधिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति एवं अधिकरण की अधिकारिता के संबंध में तथा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसको बोलते हैं भाई कैट, CAT। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। तो सबसे पहले आपने क्या याद करना है? प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 में पारित हुआ, 1985 में पारित हुआ। दूसरा आपने याद करना है कि अधिकरणों के अध्यक्षों और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं अधिकरण की अधिकारिता के संबंध में प्रावधान कहाँ पर है? इसी में है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 में है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 में ही कैट के बारे में है, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में है। दूसरा राज्य प्रशासनिक अधिकरण के बारे में है। ठीक है। अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1 नवंबर 1985 को स्थापित किया गया। इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में है। वर्तमान में देश में कुल दिल्ली सहित 19 प्रशासनिक अधिकरण की खंडपीठें हैं। दिल्ली सहित कितनी खंडपीठें हैं? 19 खंडपीठें हैं, जिसमें से 17 उच्च न्यायालयों की प्रधान पीठों में
तथा 2 अन्य जयपुर और लखनऊ में संचालित है। कहाँ कहाँ? जयपुर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 2 नई पीठें जम्मू और श्रीनगर में स्थापित की गई हैं। प्रशासनिक अधिकरणों में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में उपाध्यक्ष तथा न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य होते हैं। इनके लिए पृथक पृथक योग्यताएं अपेक्षित हैं। जैसे अगर आपको कैट का अध्यक्ष बनना है, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनना है, तो अध्यक्ष पद के लिए आवश्यक है कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। क्या हो? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या रह चुका हो, या 2 वर्ष तक उपाध्यक्ष के पद पर रहा हो, या केंद्र सरकार का सचिव रहा हो। क्या रहा हो? सेक्रेटरी रहा हो, सचिव रहा हो, या सचिव के समान वेतन पाने वाले किसी पद पर रहा हो। क्या रहा हो? तो अध्यक्ष के लिए मैंने कहा या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, या 2 वर्ष तक उपाध्यक्ष के पद पर रहा हो कैट के, या केंद्र सरकार का सचिव रहा हो, या वो भी नहीं है तो सचिव के समान वेतन पाने वाला किसी पद पर रहा हो। दूसरा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा? उपाध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 2 वर्ष तक केंद्र सरकार के सचिव के पद पर रहा हो, या 5 वर्ष तक केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर रहा हो। अतिरिक्त सचिव के पद पर रहा हो। प्रशासनिक सदस्य अगर बनना है तो तब क्या करना पड़ेगा? प्रशासनिक सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक है कि वह केंद्र सरकार के अधीन अतिरिक्त सचिव, क्या अतिरिक्त सचिव या उसके समकक्ष किसी पद पर न्यूनतम 2 वर्ष तक कार्य किया हो, या केंद्र सरकार के अधीन संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष किसी पद पर रहा हो, या उसे पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो। ठीक है। अगर न्यायिक सदस्य बनना है तब तो न्यायिक सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या रहा हो, या केंद्रीय विधि सेवा में वर्ग 1 के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। ये तो हो गई क्वालिफिकेशंस। क्या हो गई? क्वालिफिकेशंस। ठीक है। अब अधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भाई राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? कैट के अध्यक्ष, अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति करता है। किंतु न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। क्या करता है? राज्यों के प्रशासनिक अधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। अब ये ध्यान देना कि राज्यों के जो प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्य जो होंगे उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल मत कर देना। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सिर्फ क्या करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। क्या करता है? ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण के सभी सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कितने? किंतु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 65 वर्ष की आयु में तथा अन्य सदस्य 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये तो हो गए कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और अन्य सदस्य जो हैं तो आप बोलोगे 5 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। इस अवधि के पूर्व वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं तथा राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परीक्षण के पश्चात उन्हें उनके पद से हटा सकता है। क्या कर सकता है? प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत सैन्य बलों के सदस्य, नंबर 1 सैन्य बलों के सदस्य, नंबर 2 सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के अधिकारी व सेवक, और नंबर 3 संसद या राज्य विधानमंडल के सचिवालय के कर्मचारियों के सिवाय केंद्र सरकार के अन्य सभी कर्मचारी आते हैं। कौन नहीं आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। भाई फौज किसकी है? केंद्र की है। क्या राज्यों की है फौज? राज्य की पुलिस हो सकती है, फौज नहीं होती है। फोर्सेस जो होती हैं वो किसकी होती हैं? तो अब जो सैन्य कर्मचारी हैं वो भी तो केंद्रीय कर्मचारी हो गए, लेकिन सैन्य बलों के सदस्य इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, इसके अधिकारिता में नहीं आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक भी इसके अधिकारिता में नहीं आते हैं। न ही संसद और राज्य विधानमंडल के सचिवालय के कर्मचारी आते हैं। केंद्र सरकार के बाकी सारे कर्मचारी इसके अंडर में आते हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति, पदच्युति और सेवा शर्त संबंधी सभी मामले
इनके द्वारा अधिनिर्णित किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों की अधिकारिता इन मामलों पर समाप्त कर दी गई है। अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 136 आर्टिकल 136 136 के तहत विशेष इजाजत द्वारा किए जाने का प्रावधान है, उच्च न्यायालय में नहीं। अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती। और उच्चतम न्यायालय में भी मैंने कहा आर्टिकल 136 के तहत विशेष इजाजत के तहत की जा सकती है। किंतु उच्चतम न्यायालय के एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 के मामले में इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा गया कि अधिकरण के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। पहले ये प्रावधान था कि नहीं की जा सकती थी, लेकिन एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 के मामले में कहा गया कि अधिकरण के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही की जा सकती है। क्लियर हो गया? उसके बाद है भाई हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। क्या है? इसके बारे में सुने हो? सुना है इसके बारे में आपने? एनजीटी नहीं सुना? अरे भाई, जितने भी आपकी गंगा नदी राष्ट्रीय नदी घोषित हुई, उसके बाद जितने भी राफ्टिंग कैंप्स वगैरह थे गंगा नदी के किनारे, वो सब बंद कर दिए। किसने कराए? एनजीटी ने कराए, है ना। श्री 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 रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया यमुना नदी के किनारे। क्या कर दिया? जुर्माना लगा दिया एनजीटी ने। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित न्यायाधिकरण, मेंस का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पर्यावरण, क्या? एनवायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता एवं क्षतिपूर्ति देने, सहायता एवं तथा उससे संबंधित मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। एनजीटी की स्थापना कब की गई? 18 अक्टूबर 2010 को की गई। किस एक्ट के तहत की गई? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है। अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा, लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यूपीएससी पूछती है ऐसा क्वेश्चन। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एनजीटी बाध्य नहीं है, लेकिन एनजीटी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। दो कथन पूछेगा, बोलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों सही बताए मैंने। इस न्यायाधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय शाखाएं कहाँ हैं? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। मुख्यालय कहाँ है एनजीटी का? नई दिल्ली में। रीजनल शाखाएं कहाँ हैं? ब्रांचेस कहाँ पे हैं? रीजनल ब्रांचेस भोपाल में है। भोपाल किन दो नदियों के बीच में है भाई? पार्वती और बेतवा। क्वेश्चन बना हुआ यूपीएससी में, पार्वती और बेतवा। भोपाल, पुणे महाराष्ट्र में, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 जगहों पर क्या है? क्षेत्रीय शाखाएं हैं। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। एनजीटी का अध्यक्ष कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश तथा अन्य न्यायिक सदस्य जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में इस अधिकरण के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है भाई? 10 न्यायिक हैं और 10 पर्यावरणीय विशेषज्ञ हैं। 10 न्यायिक सदस्य हैं, 10 क्या है? पर्यावरणीय। आवश्यकता होने पर इस अधिकरण के सदस्यों की अधिकतम संख्या 40 हो सकती है। कितनी हो सकती है? इस प्राधिकरण को अनेक अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे पर्यावरण संबंधी मामलों में स्वतः संज्ञान में लेना, स्वतः संज्ञान ले सकता है। पर्यावरणीय क्षति पहुंचाने या नियमों का उल्लंघन करने के दोषी लोगों को दंड देना, व्यक्तिगत रूप से 10 करोड़ तथा किसी कंपनी आदि पर 25 करोड़ रुपए तक का दंड लगाना, जुर्माना लगाना और सश्रम कारावास की सजा देना भी इसका अधिकार है। किसका? एनजीटी का। तो बहुत बड़ी संस्था है, इसको ढंग से आपने क्या करना है? तैयार करना है।
हालांकि आपके पास मेंस में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों में लिखने के लिए देता है वो, तो 50 शब्दों में बहुत सूक्ष्म लिखना है आपने, इंपॉर्टेंट चीज़ें। क्लियर हो गया। उसके बाद कल मैं बताऊंगा अब आपको प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण, दूर संचार विवाद निवारण और अपीली न्यायाधिकरण, वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, अलग अलग प्रकार के जो न्यायाधिकरण है उनके बारे में, ठीक है, अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है।